क्या आप अपने ग्रीन हाउस में हर साल होने वाले इन अंतहीन संघर्षों से तंग आ गए हैं? जब एक कीट चला जाता है तो दूसरा आ धमकता है और बीमारियां तो जैसे कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाती है। तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है, बस एक ही, जो 99% परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकता है? जी हां, सिर्फ एक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ग्रीन हाउस को पूरी तरह से कैसे साफ कर सकते हैं, ताकि अगला सीजन आप बिल्कुल नए और साफ सिरे से शुरू कर सके। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आप एक ऐसा राज जानेंगे जो आपके ढेरों पैसे, समय और मानसिक शांति बचाएगा। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। पहले हम एफिड्स से लड़ते हैं, फिर मकड़ी के जाले वाले कीड़े स्पाइडर माइट्स से, फाइटोफ्थोरा, पाउडरी मिल्ड्यू और क्लैडोस्पोरियोसिस जैसी बीमारियों के लिए स्प्रे करते हैं। हम दर्जनों तरह तरह की दवाएं खरीदते हैं, घरेलू नुस्खे आजमाते हैं और इसी में अपने पूरे वीकेंड, छुट्टियों का समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दुश्मन तो सोता नहीं। वह ग्रीनहाउस के ढांचे की दरारों में, मिट्टी की ऊपरी सतह में या कहीं भूले भटके पौधों के बचे हुए टुकड़ों में छिपा रहता है। ये कीट अपनी अंडे देते हैं और फंगस के बीजाणु, स्पोर्स, सही मौके का इंतजार करते रहते हैं और इन पर साधारण स्प्रे तो बस हल्की फुल्की बारिश जैसा असर करता है। ये स्प्रे सिर्फ ऊपरी सतह पर मौजूद कीटों और बीमारियों को हटाते हैं, लेकिन समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हमारा असली दुश्मन वो नहीं जिसे आप अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं। यह एक खामोश हत्यारा है जो छिपा रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। ये छोटे छोटे दुश्मन जो आंखों से दिखते भी नहीं, सूक्ष्म विध्वंसकों की पूरी एक सेना है। मैं फफूंद जनित बीमारियों के बीजाणुओं की बात कर रहा हूं, जैसे फाइटोफ्थोरा, जो आपके टमाटरों को बिल्कुल घोल बना देता है, पाउडरी मिल्ड्यू, जो खीरों को सफेद परत से ढक देता है, क्लाडोस्पोरियोसिस और ऐसी दर्जनों दूसरी बीमारियां। क्या आपको लगता है कि वे पिछली फसल के साथ ही गायब हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बीजाणु अविश्वसनीय रूप से जिद्दी और टिकाऊ होते हैं। वे सीधे आपकी ग्रीनहाउस में ही सर्दियां बिताते हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके साथ सर्दियों में छिपकर बैठे कीटों के लार्वा और अंडे भी होते हैं, जैसे स्पाइडर माइट, सफेद मक्खी, एफिड। ये सभी गर्म इलाकों में उड़कर नहीं जाते। वे अपनी अगली पीढ़ी को सबसे छिपी हुई और सुरक्षित जगहों पर छोड़ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या छिपी है। वे हर जगह है, सचमुच हर जगह। मिट्टी की ऊपरी परत में, नींव की दरारों में, आपके पॉलीकार्बोनेट के जोड़ों में। वे हर छोटी से छोटी दरार या कोने में घुस जाते हैं। इसलिए जब आप बसंत में सिर्फ जमीन खोदते हैं और दीवारों को पोंछते हैं, तो आप इस दुश्मन को सिर्फ थोड़ा सा परेशान करते हैं, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं करते। वह बस गर्मी का इंतजार करता है ताकि आपकी आने वाली फसल पर एक नया, पूरी ताकत से हमला शुरू कर सके। आइए अब इन छिपने की जगहों पर थोड़ा और करीब से नजर डालते हैं। आखिर ये अपनी सर्दियों की रिहाइश कहां बनाते हैं? अपनी ग्रीनहाउस के ढांचे को जरा सोचिए। वे असंख्य जोड़, दरारें और पॉलीकार्बोनेट के धातु के प्रोफाइल से जुड़ने वाले सभी स्थान। हमारे लिए तो ये सिर्फ ढांचे के हिस्से हैं, लेकिन सूक्ष्म बीजाणुओं और कीटों के अंडों के लिए ये किसी आरामदायक रिहायशी इलाके में बनी ऊंची इमारतों से कम नहीं है। खासकर पॉलीकार्बोनेट के खोखले सिरे, अगर उन्हें किसी खास टेप से ना ढका गया हो, तो उनकी पसंदीदा जगह होते हैं। वहां सूखा, गर्म और पूरी तरह सुरक्षित माहौल मिलता है। और अगर आपके पास लकड़ी के कुछ सामान मौजूद हैं, जैसे कि क्यारियों के लिए तख्त, पुराने खूंटे या पौधों को सहारा देने वाली जालियां, लकड़ी अपनी छिद्रपूर्ण संरचना के साथ उनके लिए तो एक आलीशान रिसॉर्ट से कम नहीं है। फंगस के रेशे लकड़ी के रेशों के अंदर गहराई तक घुस जाते हैं और उन्हें वहां से सामान्य धुलाई से निकालना तो नामुमकिन है। ये उनके लिए एक असली 5 स्टार होटल है, जहां वे पूरी आराम से सर्दियां बिताते हैं, ताकि वसंत में नई ताकत के साथ आपके छोटे पौधों पर हमला कर सके।
इसलिए जब तक हम उन्हें इन आरामदायक कमरों से वंचित नहीं करते, तब तक कोई भी दूसरी लड़ाई सिर्फ अस्थायी असर ही डालेगी। इसीलिए हमारा सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और बिल्कुल अनिवार्य कदम है पूरी तरह से सफाई, या जैसा मैं इसे कहता हूं, पूर्ण निकासी। सतही सफाई के बारे में तो भूल ही जाइए। हमें ग्रीन हाउस से हर उस चीज को बाहर निकालना होगा जो उसका स्थायी या जरूरी हिस्सा नहीं है। सभी पौधों के अवशेष, आखिरी पत्ती तक, आखिरी सड़े टमाटर तक, सब बाहर निकाल दे। इन्हीं से संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है। सभी सहारे, रस्सियां और डोरियां जिन पर आपने पौधों को बांधा था, उन्हें भी हटा दे। भले ही वे साफ दिखे, उन पर बीमारियों के बीजाणु और कीटों के अंडे छिपे हो सकते हैं। सभी खूंटियां, किस्मों के नाम वाली पट्टियां, बाल्टियां, पानी देने वाले केन और बागवानी के सभी औजार, इन सब को बाहर निकाल दें। इन सभी चीजों को बाद में कीटाणु शोधन के लिए बाहर ले जाना होगा। असल में आपका ग्रीन हाउस बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। सिर्फ ढांचा और जमीन रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक आम सफाई नहीं है, ये पूरी तरह से सफाई अभियान का पहला चरण है। हम दुश्मन को उसके छिपने की जगहों और पनपने के स्रोतों से वंचित कर रहे हैं। इस कदम को नजरअंदाज न करें, आलस न करें। इसकी पूरी सावधानी और बारीकी पर हमारी पूरी कीटाणु शोधन प्रक्रिया की कम से कम आधी सफलता निर्भर करती है। ग्रीनहाउस के पूरी तरह खाली हो जाने के बाद अब नम, गीली सफाई का समय है। लेकिन यह सिर्फ कपड़े से पहुंचने जैसा साधारण काम नहीं है। यह एक बहुत ही जरूरी तैयारी का चरण है, जिसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, हम सभी सतहों से दिखने वाली गंदगी, धूल, जाले और पौधों के अवशेष हटाते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करें तो वह सीधे दुश्मनों, कीटाणुओं और कीटों पर असर करे, न कि उस गंदगी की परत पर जो उन्हें बचाती है। दूसरा, हम आगे की सफाई और उपचार के लिए एकदम सही माहौल तैयार करते हैं। सफाई के लिए नली, हौजे से पानी की तेज धार का इस्तेमाल करें, या अगर आपके पास हाई प्रेशर वॉशर है तो उसका उपयोग करना बेहतर होगा। फ्रेम और कवरिंग के हर कोने, हर जोड़ और हर सेंटीमीटर को अच्छी तरह से धोए। उन जगहों पर विशेष ध्यान दें जहां पहुंचना मुश्किल होता है। अब सवाल उठता है कि किससे धोए। महंगे क्लीनर के बारे में भूल जाइए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो साधारण लेकिन असरदार हो। इसके लिए सामान्य कपड़े धोने का साबुन या तारकोल का साबुन, टार सोप सबसे अच्छा रहेगा। एक गाढ़ा साबुन का घोल तैयार करें और स्पंज या ब्रश की मदद से सभी सतहों पर अच्छी तरह रगड़े। साबुन न केवल बेहतरीन सफाई करता है, बल्कि यह एक ऐसा क्षारीय, एल्कलाइन वातावरण भी बनाता है जिसे कई तरह के फंगस और कीट बिल्कुल पसंद नहीं करते। यह अभी पूरी तरह से कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन नहीं है, बल्कि यह तो बस निर्णायक हमले के लिए जमीन तैयार करना है। तो ग्रीन हाउस अच्छी तरह से साफ कर लिया गया है और धो दिया गया है। ये इतना साफ दिख रहा है मानो बस चमक रहा हो, लेकिन धोखा मत खाइएगा। सबसे शातिर दुश्मन अदृश्य होता है। ये सभी बीजाणु, बैक्टीरिया और कीटों के छोटे छोटे अंडे अभी भी यही मौजूद हैं। हाँ, उनकी संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वे छोटी छोटी दरारों में घुस गए हैं, सबसे गुप्त और छिपी हुई जगहों में जा छिपे हैं, जहां न ब्रश पहुंच पाया और न पानी की तेज धार और कोई भी तरल पदार्थ जिससे आप उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह कॉपर सल्फेट हो या सबसे महंगा फफूंदनाशक, इन ठिकानों में कभी घुस नहीं पाएगा। तरल पदार्थ भौतिकी के नियमों के अनुसार केवल सतह पर ही बहता है, लेकिन हमें एक ऐसा एजेंट चाहिए जो इन नियमों को दरकिनार कर सके। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर जगह पहुंच सके, पूरे ग्रीन हाउस के कोने कोने में फैल जाए और दुश्मन को बचने का एक भी मौका न दे। हमें चाहिए पूर्ण विनाश का एक हथियार, और ऐसा हथियार मौजूद है। यह सरल है, आसानी से उपलब्ध है और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, बशर्ते इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। और अब हम आप पहुंचे हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। मिलिए हमारे असली नायक से, जो ग्रीन हाउस की हर समस्या का समाधान है, और वो है
एक साधारण गंधक की धुएं वाली टिकिया। हाँ हाँ, मुझे पता है। आप में से कई लोग अभी मुस्कुरा रहे होंगे, शायद थोड़ा संशय के साथ। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे यह तो हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, कोई फायदा नहीं होता। और कुछ तो घबरा कर कहेंगे, यह तो नुकसानदायक और खतरनाक होता है। और आप जानते हैं, आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ज्यादातर बागबान इसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। वे सही प्रक्रिया का पालन नहीं करते, तैयारी पर ध्यान नहीं देते, और अंत में उन्हें आधा ही असर मिलता है। या कभी-कभी तो अपनी ग्रीनहाउस को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जैसे कि धातु के हिस्सों में जंग लगना। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बारीक से समझेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस साधारण और सस्ते उपकरण को सभी बीमारियों और कीटों के लिए एक वास्तविक अचूक अस्त्र में बदला जा सकता है। गंधक की टिक्कियों के बारे में आपने अब तक जो कुछ भी सुना या पढ़ा है, उसे पूरी तरह से भूल जाइए। हम इसे वैज्ञानिक तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से और 100% परिणाम की गारंटी के साथ करेंगे। आइए जानते हैं कि गंधक की धुआं करने वाली गोली, सल्फर फ्यूमिगेटर, का राज क्या है। यह इतनी असरदार क्यों होती है? इसका पूरा राज रसायन विज्ञान में छिपा है। जब आप गंधक की गोली को जलाते हैं, तो गंधक हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तेजी से मिलकर जलने लगता है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक तेज, दम घोटने वाली गंध वाली गैस बनती है। इस गैस को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा साथी है। किसी भी तरल पदार्थ के विपरीत जिसे आप स्प्रे करते हैं, गैस में एक अनोखा गुण होता है। ये उसे दिए गए पूरे स्थान को पूरी तरह से भर देती है। ये ढांचे की हर सूक्ष्म दरार में, कंक्रीट या लकड़ी के हर छिद्र में, पॉलीकार्बोनेट की हर कोशिका में घुस जाता है। यह तो मिट्टी की ऊपरी परत में भी प्रवेश कर जाता है। इसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। इससे छिपना असंभव है। फंगस के बीजाणुओं, सर्दियों में छिपे कीड़ों और उनके लार्वा के लिए यह प्रलय के समान है। वे इसका सामना कर ही नहीं सकते। यही है इसकी जबरदस्त मारक शक्ति का मुख्य रहस्य, इसका पूर्ण सर्वव्यापी प्रभाव। तो आखिर क्या बात है जो इस गैस को ग्रीनहाउस में मौजूद सभी हानिकारक जीवों के लिए इतना जानलेवा बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड एक अत्यंत शक्तिशाली धूमनकारी फूमिगेंट पदार्थ है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा जहर है जो गैस के रूप में काम करता है। सबसे पहले, यह एक प्रबल एंटीसेप्टिक है। यह सीधे तौर पर फंगस के बीजाणुओं, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है। इन जीवों के लिए इस गैस के संपर्क में आना तत्काल मृत्यु के समान है। यह उनकी कोशिका संरचनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उन्हें बचने का जरा भी मौका नहीं देता। दूसरा, यह एक प्रभावी कीटनाशक और घुननाशक अकैरिसाइड भी है। इसका मतलब है कि यह केवल वयस्क कीड़ों जैसे सफेद मक्खी या एफिड्स को ही नहीं मारता, बल्कि घुन एमाइट्स को भी, जिसमें ढूंढने में मुश्किल स्पाइडरमाइट भी शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन्हें विकास की सभी अवस्थाओं में नष्ट कर देता है। यह अंडे, लार्वा और प्यूपा को मारता है। यानी यह सिर्फ वयस्क जीवों को खत्म नहीं करता, बल्कि उनके प्रजनन चक्र को ही तोड़ देता है। एक तरह से यह ग्रीनहाउस को पूरी तरह से रासायनिक रूप से कीटाणु मुक्त कर देता है। इस तरह के उपचार के बाद शायद ही कोई जीव जीवित बच पाता है। आपको एक बिल्कुल स्वच्छ और रोगाणु मुक्त स्थान मिलता है। लेकिन एक बेहद जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वह है सही तैयारी। बिना सही और पूरी तैयारी के गंधक की बत्ती का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बेकार साबित होगा, और बुरा से बुरा तो नुकसानदायक भी हो सकता है। आप बस अपने पैसे बर्बाद करेंगे, बत्ती जला देंगे, लेकिन कीट और बीमारियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। या इससे भी बुरा, आप अपनी ग्रीनहाउस की संरचना को ही खराब कर सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम बत्ती में आग लगाए, हमें कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। इन्हें सिर्फ औपचारिकता न समझे। इनमें से हर कदम
100% असरदारता और सुरक्षा की गारंटी है। ये किसी बड़ी सर्जरी की तैयारी की तरह है। सब कुछ पूरी तरह से स्वच्छ, कीटाणु रहित और हर बारीकी पर ध्यान दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने एक भी चरण छोड़ा, तो सही नतीजे की कोई गारंटी नहीं होगी। तो चलिए, अब हम इस तैयारी को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम नियम है पूरी तरह से सील करना, क्योंकि हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह एक गैस है और गैस की खासियत है कि वह हर उपलब्ध खाली जगह में फैल जाती है। अगर आपकी ग्रीनहाउस में कहीं भी कोई छेद या दरार है, तो गैस अपना काम पूरा करने से पहले ही बाहर निकल जाएगी। नतीजतन गैस की सांद्रता कम होगी और कीटनाशक का प्रभाव न के बराबर रह जाएगा। इसलिए हमारा काम है ग्रीनहाउस को एक एयर टाइट कैप्सूल में बदलना, जो कीटों के लिए एक प्रभावी गैस चैम्बर की तरह काम करे। इसके लिए एक चौड़ा और मजबूत स्कॉच टेप लें और उससे एक एक करके हर दरार को, जी हाँ, हर एक दरार को अच्छी तरह से बंद कर दें। दरवाजों और चौखट के बीच की जगह को भी पूरी तरह से टेप से सील करें। सभी रोशनदानों को, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो, अच्छी तरह से बंद कर दें। यदि नींव में कोई दरार है या पॉलीकार्बोनेट शीट और जमीन के बीच कोई खाली जगह है, तो उसे भी अच्छे से भर दें। टेप लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। आपकी ग्रीन हाउस जितनी ज्यादा एयर टाइट होगी, अंदर गंधक गैस की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी और वह उतनी ही ज्यादा देर तक असरदार बनी रहेगी। और इसका सीधा असर कीटाणु शोधन की प्रभावशीलता पर पड़ता है। हमेशा याद रखें, एक छोटी सी दरार भी कीटों के लिए बाहर निकलने का रास्ता है और आपके पैसों की बर्बादी। एक दूसरा नियम है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं और बाद में उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब नमी के संपर्क में आती है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाती है और यह एसिड धातुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर धातुओं में जंग लगाता है। इसलिए सल्फर धुआं करने वाली टिकिया जलाने से पहले आपको अपनी ग्रीनहाउस की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और उन सभी धातु की चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए जो आपके लिए कीमती है और जिन्हें आप जंग लगने से बचाना चाहते हैं। इसमें आपके बागवानी के उपकरण शामिल हैं, जैसे फावड़े, रेक और प्रूनर। यदि आपके ग्रीनहाउस में धातु के शेल्फ, पानी के ड्रम या बाल्टियां हैं, तो इन सभी को भी बाहर निकालना होगा। अब सवाल यह है कि ग्रीनहाउस के खुद के धातु के फ्रेम का क्या करें, खासकर यदि वह गैल्वेनाइज्ड प्रोफाइल का बना हो। इसे बचाने के लिए आप उस पर किसी गाढ़े स्नेहक, जैसे ग्रीस या वैसलीन की मोटी परत लगा सकते हैं, लेकिन यह काफी समय और मेहनत वाला काम है। एसिड के निर्माण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यह प्रक्रिया सूखे मौसम में और पूरी तरह से सूखे ग्रीनहाउस में ही करें। इस महत्वपूर्ण बिंदु को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, वरना वसंत ऋतु में आपको पता चल सकता है कि आपका चमकदार फ्रेम जंग के बदरंग लाल धब्बों से भर गया है। तीसरा नियम, जो पिछले से जुड़ा है और आपकी कार्यक्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है, वह यह है कि ग्रीनहाउस सूखा होना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, जितना हो सके उतना सूखा। यह इतना जरूरी क्यों है? इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली वजह, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, धातुओं में जंग लगना है। नम वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिड में बदल जाती है और धातु की संरचनाओं को गलाने लगती है। हवा जितनी सूखी होगी, उतना ही कम एसिड बनेगा और आपके ग्रीनहाउस के लिए उतना ही सुरक्षित होगा। दूसरी वजह है इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता। जब गैस दीवारों, छत या मिट्टी में मौजूद नमी के संपर्क में आती है, तो यह आंशिक रूप से बेअसर हो जाती है और एसिड में बदल जाती है। नतीजतन हवा में इसकी सांद्रता कम हो जाती है और धूमन, फ्यूमिगेशन का प्रभाव कम हो जाता है। ये बस सबसे छिपी हुई जगहों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह गीली सतहों पर ही जम जाता है। इसलिए ये प्रक्रिया किसी सूखे, धूप वाले दिन ही करें। यदि आपने ग्रीनहाउस धोया है, तो इसे 1 या 2 दिनों के लिए अच्छी तरह सूखने दें। सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि हवा का अच्छा प्रवाह हो। एक सूखा ग्रीनहाउस ही
दुश्मन पर एक मजबूत और सुरक्षित वार की कुंजी है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, धुएं वाली गोलियों की सही मात्रा की गणना। इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप जरूरत से कम गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो गैस की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन पर्याप्त नहीं होगी और कुछ कीट बीमारियां बच जाएंगी। आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी और आपको मनचाहा नतीजा नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप बहुत ज्यादा गोलियां इस्तेमाल करते हैं तो वह भी ठीक नहीं है। इससे एक तो पैसों की बर्बादी होगी और दूसरा ग्रीनहाउस का वातावरण ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, जो शायद पौधों के लिए भी अच्छा ना हो। इसलिए पैकेट पर दिए गए निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें। निर्माता हमेशा बताता है कि एक गोली ग्रीनहाउस के कितने आयतन वॉल्यूम के लिए डिजाइन की गई है। आयतन, क्षेत्रफल, एरिया नहीं। आयतन निकालने के लिए आपको ग्रीनहाउस की लंबाई को चौड़ाई और फिर ऊंचाई से गुणा करना होगा। उदाहरण के लिए 3 गुणा 6 मीटर के आधार और 2 मीटर ऊंचाई वाले ग्रीनहाउस का आयतन 36 घन मीटर होगा। इसी आयतन के आधार पर आप गोलियों की सही संख्या की गणना करेंगे। और मेरी आपको एक सलाह है, हमेशा थोड़ी ज्यादा मात्रा में लें। मान लीजिए गणना के अनुसार आपको 2.5 गोलियों की जरूरत है, तो आप 3 गोलियां लें। थोड़ा ज्यादा एहतियात बरतना बेहतर है, ताकि आप हर तरह के कीट और रोगों को पूरी तरह खत्म कर सके, बजाय इसके कि काम अधूरा रह जाए और कुछ बच जाए। तो धुआं करने वाली टिकिया की संख्या तय हो चुकी है। अब उन्हें ग्रीनहाउस के अंदर सही तरीके से रखना जरूरी है। इन्हें भूलकर भी सीधे जमीन पर, लकड़ी के तख्तों पर या खास तौर पर पॉलीकार्बोनेट पर न रखें। जलते समय ये टिकिया बहुत गर्म हो जाती है और सतह को जला सकती है, या अगर पास में सूखी पत्तियां हों तो आग भी लग सकती है। हमें अग्निरोधी स्टैंड की जरूरत है। इसके लिए क्या ठीक रहेगा? सबसे अच्छा विकल्प है साधारण ईंटें, कंक्रीट ब्लॉक या फर्श की टाइलें। आप पुरानी धातु की चादरें, परातें या बेकिंग ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि स्टैंड स्थिर और अग्निरोधी होना चाहिए। इन टिकिया को ग्रीनहाउस की पूरी लंबाई में समान रूप से रखें। अगर आपके पास एक टिकिया है तो उसे बिल्कुल बीच में रखें। अगर 2 है तो उन्हें एक दूसरे से और किनारों से बराबर दूरी पर रखें। अगर 3 है तो एक को बीच में और 2 को किनारों पर रखें। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि गैस पूरे ग्रीनहाउस में ज्यादा से ज्यादा समान रूप से फैले और कोई डेड जोन न बचे जहां उसकी सांद्रता कम हो। और एक बात फिर से याद रखें, इन्हें पॉलीकार्बोनेट की दीवारों से दूर रखें ताकि गर्मी से वह विकृत न हो। तो अब मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूं, एक ऐसी तरकीब जो सल्फर धूम्र पट्टी के जलने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। ज्यादातर निर्देशों में इसके बारे में नहीं लिखा होता, लेकिन अनुभवी कृषि विशेषज्ञ इस तरकीब को जानते हैं और हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। बत्ती जलाने से पहले आपको सल्फर को थोड़ा सक्रिय करना होगा। इसके लिए एक सामान्य हैंड स्प्रेयर ले, जिसमें साफ पानी हो, और हल्के से बस 1-2 बार स्प्रे करके हर पट्टी की ऊपरी सतह पर छिड़काव करें। इसे इतना गीला न करे कि यह पेस्ट जैसा बन जाए। बस ऊपरी परत को हल्का सा नम करना काफी है। इससे क्या होता है, नमी एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। यह जलने की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज और अधिक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया में बदल देती है। इसके परिणाम स्वरूप गैस कहीं ज्यादा सक्रियता से और ज्यादा मात्रा में निकलती है। पट्टी धीरे धीरे नहीं सुलगती, बल्कि जोरदार ढंग से जलती है और शुरुआती कुछ ही मिनटों में सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा सांद्रता पैदा करती है। यह कीटों के लिए एक शॉक थेरेपी है, जो उन्हें अनुकूलन का एक भी मौका नहीं देती। एक साधारण सा छिड़काव जो सामान्य उपचार को पूर्ण उन्मूलन में बदल देता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और संभावित रूप से खतरनाक पल, धूम्र गोलियों को जलाने का। इस दौरान कार्यों में स्पष्ट क्रम और गति बेहद जरूरी है। अपने बाहर निकलने के रास्ते की योजना पहले से ही बना लें। आपको बत्तियां जलानी है और तुरंत ग्रीनहाउस से बाहर निकल जाना है। उत्सर्जित गैस में सांस लेना सख्त मना है।
ये मनुष्यों और जानवरों के लिए अत्यधिक विषैली होती है। इसलिए हम निम्नलिखित योजना के अनुसार कार्य करेंगे। सबसे पहले निकास से सबसे दूर वाली धूम्र गोली से जलाना शुरू करें। ज्यादा झुकने से बचने के लिए लंबी माचिस या लंबी नोजल वाले गैस लाइटर का उपयोग करें। तेजी से, लेकिन बिना किसी घबराहट के एक बत्ती जलाए, फिर अगली की ओर बढ़ते हुए निकास की दिशा में चले। दरवाजे के सबसे करीब वाली आखिरी बत्ती जलाए और तुरंत बिना पीछे मुड़े ग्रीन हाउस से बाहर निकल जाए। ये जांचने की जरूरत नहीं है कि धूम्र गोली जली या नहीं। बत्तियां आमतौर पर भरोसेमंद होती हैं। आपका काम उस जगह पर रहने का समय कम से कम करना है जहां से गैस पहले ही निकलना शुरू हो गई है। गति और स्पष्ट योजना, यही इस चरण में आपकी सुरक्षा की कुंजी है। धुआं शुरू हो गई है और अब आप ग्रीन हाउस के बाहर हैं। आपका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि ग्रीन हाउस पूरी तरह से सील हो जाए। तुरंत दरवाजा कसकर बंद कर दें। यदि आपने पहले से दरवाजे के किनारों को टेप से नहीं चिपकाया है, तो इसे अभी कर लें। एक बार फिर पूरे ग्रीन हाउस का ध्यान से निरीक्षण करें। क्या कहीं कोई दरार या गैप है जहां से जले हुए सल्फर की गंध वाला धुआं बाहर आ रहा है? यदि आपको कहीं से भी रिसाव दिखे, तो तुरंत उस जगह को टेप से सील कर दें। इसके बाद बस कम से कम 2 और आदर्श रूप से 3 दिनों यानी 48 से 72 घंटे के लिए अपने ग्रीन हाउस के बारे में बिल्कुल भूल जाए। झांकने, जांचने या 1 सेकंड के लिए भी दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवधि के दौरान सीलिंग में कोई भी गड़बड़ी आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। गैस को अंदर ही रहने दे और उसे अपना काम करने दे। उसे समय दे। इन 38-76 घंटों में ही अंदर असली कीटाणु शोधन होता है। बस धैर्य रखें और इस प्रक्रिया में बाधा न डालें। ग्रीन हाउस को 2-3 दिनों के लिए पूरी तरह से सीलबंद रखने पर आखिर उसके अंदर क्या होता है, आइए हम कल्पना में झांक कर देखें। शुरुआती घंटों में हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये एक अदृश्य बादल की तरह पूरे स्थान को भर देती है, हर छोटे बड़े कोने तक पहुंच जाती है। कोई भी जीवित प्राणी जो इस वातावरण के अनुकूल नहीं है, इसमें बच नहीं सकता। कीट पतंगे, घुन, उनके लार्वा और अंडे रासायनिक जलन और दम घुटने से मर जाते हैं। सतहों पर और हवा में मौजूद फफूंद और फंगस के बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा, उतना ही महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। गैस हवा से भारी होने के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर बैठने लगती है। यह मिट्टी की सबसे ऊपरी और संक्रमित परत को सोख लेती है। ठीक वहीं बड़ी संख्या में हानिकारक कीट और रोगाणु सर्दियां बिताते हैं। नीचे उतरते हुए गैस अपना घातक काम जारी रखती है। मिट्टी को कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक कीटाणु रहित करती है। इस प्रकार इन 3 दिनों में हमें दोहरा वार मिलता है। पहले पूरे ग्रीन हाउस में गैस का हमला और फिर ऊपरी मिट्टी का कीटाणु शोधन। यह एक व्यापक और समन्वित प्रक्रिया है जो समस्या का चौतरफा समाधान करती है। 3 दिन बीत चुके हैं। सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है, लेकिन इससे पहले कि हम ग्रीन हाउस में प्रवेश करें और नए सीजन की तैयारी शुरू करें, एक आखिरी मगर बेहद जरूरी कदम उठाना है। यह है ग्रीन हाउस को पूरी तरह से हवादार बनाना। याद रखें, बची हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस सांस लेने के लिए अभी भी बहुत खतरनाक है। इसलिए अंदर जाने से पहले हमें हवा को उससे पूरी तरह साफ करना होगा। सबसे अच्छा होगा कि आप हवा वाला दिन चुनें। ग्रीन हाउस के पास जाइए, अपनी सांस रोकें, एक तरफ का दरवाजा पूरा खोलें और फिर तुरंत दूसरी तरफ जाकर दूसरा दरवाजा या बड़ी खिड़कियां खोल दें। अधिकतम हवा का बहाव बनाए और तुरंत एक सुरक्षित दूरी पर हट जाए। ग्रीन हाउस को इस तरह पूरी तरह से हवादार स्थिति में कम से कम 1 और बेहतर होगा कि 2 दिनों के लिए छोड़ दें। जल्दी न करें। इस दौरान तेज हवा बची हुई सारी गैस को पूरी तरह से बाहर निकाल देगी। आपको ग्रीन हाउस में तभी अंदर जाना चाहिए और काम जारी रखना चाहिए जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों कि अंदर अब तेज गंध का नामो निशान भी नहीं बचा है। सुरक्षा सबसे बढ़कर है। अब आता है वो सबसे अहम निर्णायक मोड़, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
लगता है कि सल्फर फ्यूमिगेटर या गंधक की टिकिया एक बहुत ही पुराना और बेतरतीब तरीका है, सब कुछ जला डालो जैसा। मगर इसी में इसकी असली खासियत छिपी है। आप सिर्फ कीटों और बीमारियों को खत्म नहीं करते, आप ग्रीनहाउस के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को रीसेट कर देते हैं। यह ठीक रीसेट बटन दबाने जैसा है। वे सभी रोगजनक जो सालों से जमा हो रहे थे, एक ही बार के उपचार से गायब हो जाते हैं। आप नए सीजन की शुरुआत लड़ाई से नहीं करते, आप इसे एक पूरी तरह से साफ, कीटाणु रहित जगह से शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले आप अपनी पसंद के पौधे और उपयोगी सूक्ष्म जीव लगाते हैं, न कि दुश्मनों की फौज। यह ग्रीनहाउस की देखभाल के पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है, अंतहीन बचाव से लेकर शुरुआत से ही स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण तक। तो संक्षेप में कहें तो शरद ऋतु या शुरुआती वसंत में गंधक की टिकिया से एक सही उपचार गर्मियों में किए जाने वाले दर्जनों स्प्रे छिड़कावों की जगह ले सकता है। सबसे जरूरी है सावधानीपूर्वक तैयारी, अच्छी तरह से सील करना, वायु बंद करना और सुरक्षा नियमों का पालन। यह स्वस्थ पौधों और निश्चिंत मन के साथ सीजन शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भरपूर फसल के नए रहस्यों को न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आप नए सीजन के लिए अपने ग्रीनहाउस को किन तरीकों से तैयार करते हैं? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।